नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कक्षा 11 की जो हमारी बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1, इसके अंदर हम जो है पाठ नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है नेहरू की वैचारिक विरासत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके अंदर अब तक हम 5 पार्ट बना चुके हैं। आपने पाँचों पार्ट नहीं देखे, आई बटन में उसका लिंक मिलेगा। और इस किताब के जो पहले हमने 3 पार्ट पढ़े उनके वीडियो भी नहीं देखे, उनका लिंक भी आपको आई बटन में मिलेगा। चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6। तो आज हम शुरू पढ़ेंगे नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद। कि पिछले क्लास में हमने नेहरू का राष्ट्रीयवाद पढ़ लिया था। अब नेहरू के अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी जो अंतर्राष्ट्रीय नीति थी, अंतर्राष्ट्रीय दूसरे जो देश थे उनके प्रति उनकी कैसी नीतियाँ थी, क्या वो सोचते थे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, नेहरू के वैचारिक दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। यानी जो नेहरू का वैचारिक दृष्टिकोण है, यानी उनकी जो विचारों की जो दृष्टिकोण थे, उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो स्वरूप है वो साफ दिखाई देता है। वे राष्ट्र उदारवाद तथा सामाजिक प्रगति के उन विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे जिन्होंने एशिया तथा अफ्रीका के स्वतंत्र आंदोलन को प्रभावित किया था। यानी वे जो राष्ट्रीय उदारवाद और जो सामाजिक प्रगति उन विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे जिन्होंने जो एशिया और अफ्रीका के जो स्वतंत्र आंदोलन है उनको प्रभावित किया था। नेहरू ने सन 1927 में कहा था कि कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित नीतियाँ बनानी चाहिए। यानी 1927 में नेहरू ने कहा था कि जो कांग्रेस है इसको अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, दूसरे देशों के साथ जो संबंध है उसके संबंध में भी नीतियाँ बनानी चाहिए। उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि कांग्रेस भारत के स्वतंत्र संघर्ष को वैश्विक अंग मानने लगी। यानी नेहरू के जो है प्रयास थे, उन्हीं का परिणाम था जो कांग्रेस है ये भारत का जो स्वतंत्र संघर्ष है इसको वैश्विक अंग मानने लगी, यानी विश्व स्तर पर इसको मानने लगी थी। उनके अनुसार भारतीयों को आदर्श तथा नैतिकता को हर संघर्ष की पृष्ठभूमि पर रखना चाहिए। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि आधा विश्व दास हो और आधा स्वतंत्र हो। यानी नेहरू ने कहा था कि ये जो भारतीय लोग हैं उनको अपनी जो आदर्श और जो नैतिकता है वो हर संघर्ष की पृष्ठभूमि में रखनी चाहिए। यानी जितने भी प्रकार के संघर्ष हुए, चाहे वो अमेरिका का संघर्ष हो, फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, हर प्रकार के संघर्ष की पृष्ठभूमि पर रखना चाहिए। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि आधा विश्व तो दास हो, यानी आधा विश्व तो गुलाम हो और आधा विश्व स्वतंत्र हो। यहाँ तक कि उनका जो राष्ट्रवाद है, नेहरू का राष्ट्रवाद, वो भी मानवता से ओतप्रोत था, जिसे किसी देश की सीमाओं में हमें बांध नहीं सकते, क्योंकि मानवता जो है पूरे विश्व की है, किसी देश की तो है नहीं, इसलिए वो किसी भी हमें सीमा में उसको नहीं बांध सकते। गांधी जी कहा करते थे उनका अंतर्राष्ट्रीयवाद का विचार राष्ट्रवाद जितना ही प्रभावी था। यानी गांधी जी कहा करते थे जो नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद है उसका जो विचार है वो राष्ट्रवाद से जितना ही क्या प्रभावशाली था। इतिहास और दर्शन के विशद ज्ञान के कारण वे विश्व की समस्याओं को आसान समझ पाते थे। यानी उन्हें इतिहास का और दर्शन का ज्ञान था, इसलिए वो जो विश्व की जो समस्याएं हैं उनको समझ पाते थे। उनका स्पष्ट मत था कि पूर्व और पश्चिम में मुख्य अंतर औद्योगिक विकास का, यानी जो पूर्वी देश है और जो पश्चिमी देश है इनमें जो मुख्य अंतर क्या है, औद्योगिक विकास का। इस औद्योगिकीकरण के कारण यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं के सामने विश्व बहुत छोटा हो गया। यानी जो औद्योगिकरण हुआ था, जो मतलब औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके बाद यूरोपीय महत्वाकांक्षा यानी जो यूरोप के देश है इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी उनके सामने सारा विश्व छोटा हो गया। नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद लोकतंत्र और समाजवाद पर आधारित था। यानी जो नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद था ये लोकतंत्र और समाजवाद दोनों पर आधारित था। वे फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे क्योंकि इस क्रांति ने समाज और धर्म के कई रूढ़ियों को चोट पहुंचाई थी। यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे भी वे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि इस क्रांति ने जो समाज है और धर्म की कोई रूढ़ियाँ, मतलब जो पुरानी परंपराएं, जो रूढ़िवाद है उसको चोट पहुंचाई थी। उनकी इस वृहद सोच के कारण उनका मत था कि लोकतंत्र विज्ञान के साथ हाथ मिलाकर संकीर्ण धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करेगा और सांप्रदायिक पर कुठाराघात करेगा। यानी उनका मानना था कि इनकी ये जो वृहद सोच यानी बड़ी सोच के कारण जो लोकतंत्र है वो साइंस के साथ यानी विज्ञान के साथ मिलकर हाथ मिलाकर संकीर्ण छोटी जो धार्मिक कुरीतियाँ इनको समाप्त करेगा और जो सांप्रदायिकता है उस पर कुठाराघात करेगा। इस संदर्भ में विचारकों ऑगस्ट काम्टे तथा जेम्स मिल के विचारों से भी जो है नेहरू प्रभावित थे, जो स्वतंत्रता और मानवीयता के पक्षधर थे। यानी जो ऑगस्ट काम्टे है या जेम्स मिल है ये भी स्वतंत्रता और मानवता के पक्षधर थे। नेहरू के लेखों में कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स के विचारों का भी उल्लेख मिलता है। जो नेहरू के लेख है इनमें हम जो कार्ल मार्क्स है या एंगल्स है इनके विचारों का भी उल्लेख मिलता है।
नेहरू समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, यानी जो समाजवाद की विचारधारा है उससे प्रभावित थे। रूस द्वारा लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पालन किए गए शांति मार्ग से भी वे प्रभावित थे, यानी जो रूस द्वारा लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो शांति मार्ग अपनाएगा उससे भी प्रभावित थे। नेहरू ने यूरोप के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूंजीवाद के प्रभाव के कारण यूरोप एशिया पर पूर्णतः हावी हो गए। यानी नेहरू ने जो यूरोप का, यानी यूरोप के जो देश थे जो साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी, उन पर कहा था कि ये पूंजीवाद के कारण यानी पैसे के कारण जो है यूरोप एशिया पर हावी हो गया। उनके अनुसार जैसे जैसे उपनिवेशों के निवासियों के हित का दबाया जाएगा वैसे वैसे विदेशी शासन के प्रति असंतोष बढ़ेगा। यानी उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उपनिवेश है इनके निवासियों को, यानी जो उपनिवेशों के जो निवासी हैं उनके हितों को दबाया जाएगा वैसे वैसे उनकी विदेशी शासन के प्रति नाराजगी बढ़ेगी। उन्होंने कई एशियाई देशों की यात्रा की और उनसे संपर्क बनाए रखा, क्योंकि औपनिवेशीकरण के कारण अधिकांश देशों की समस्या समान थी और उनसे मैत्री संबंध के कारण किसी भी घटना के समय वह संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते थे। यानी नेहरू ने जो बहुत सारे एशियाई देशों की यात्रा की क्योंकि उनसे संपर्क बनाए रखा, क्योंकि औपनिवेशीकरण यानी गुलामी के कारण ज़्यादातर जो देश थे उनकी समस्या एक थी और उनसे अगर मैत्री संबंध होते हैं और किसी की घटना के समय वे सब लोग संयुक्त रूप से यानी मिलजुल कर जो है प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। इन एशियाई देशों की एकता के प्रयास में सन 1947 ईस्वी में दिल्ली में एक एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलता है। इस अवसर पर नेहरू ने कहा था कि औपनिवेश शासक ने हमारी आपसी संबंधों को ठेस पहुंचाई, लेकिन अब हमारे चारों ओर की खड़ी ये दीवारें जल्द ही गिर जाएगी और हम प्राचीन मित्रों की तरह फिर मिलेंगे। यानी जो एफ्रो एशियन सम्मेलन हुआ था 1947 दिल्ली में, उस समय नेहरू ने कहा था कि जो औपनिवेश शासन है यानी जो ब्रिटेन का शासन है, इसलिए हमारे जो आपसी संबंध है इसको ठोस पहुंचाइए, लेकिन हमारे चारों ओर की ये खड़ी जो दीवार है आपस में ये गिर जाएगी और हम जो पुराने मित्र उनकी तरह मिलेंगे। उनका मत था कि एशिया को वैश्विक जगत में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि जो एशिया है इसको वैश्विक जगत में वर्ल्ड स्तर पर प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। इस परमाणु युग में एशियाई देश शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु युग है इसमें जो एशियाई देश है वो शांति स्थापना में भी भूमिका निभा सकते हैं। जनवरी 1949 में उन्होंने हॉलैंड से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन करने का जता दिया, किसी भी गलत कदम के विरुद्ध समस्त विश्व एक हो जाए। यानी 1949 में जब हॉलैंड से जो इंडोनेशिया की स्वतंत्रता है उसका समर्थन किया और कहा कि कोई भी गलत कदम होगा तो पूरा विश्व एक हो जाएगा। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समक्ष और अंतर्राष्ट्रवाद में नेहरू का कोई सानी नहीं था, यानी उन जैसा कोई नहीं था। वह युद्ध की विवक्षिका के सख्त खिलाफ थे, यानी युद्ध की जो भी विवक्षा यानी युद्ध के ही खिलाफ थे। सन 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में उन्होंने शांति पर ही बल दिया और कहा कि हर युद्ध एक जो है अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी, यानी उनका युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अत्याचार और जो विध्वंस है इसी को जन्म देता है। वह ये मानते थे कि युद्ध राष्ट्र नहीं आम मनुष्य जो है उसको भी प्रभावित करता है। उनका मत था कि तत्कालीन यूरोप जो है वो घृणा से भय से भरा हुआ है। यूरोप का हर देश दूसरे देश से जो है नफरत करता है, एक दूसरे को ये मिटाना चाहते हैं। यही कारण था कि नेहरू स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत की पुरजोर वकालत करते थे, यानी उनको मानते थे। ये चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में संघर्ष का स्थान जो है सहयोग को लेना चाहिए। नेहरू के अनुसार सभी देशों को निशस्त्रीकरण यानी हथियारों का आदान प्रदान या हथियारों को जो होड़ है ये नहीं करना चाहिए। एक देश दूसरे देश को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। संसाधनों का जो है उचित वितरण होना चाहिए। देश और समूह में कोई धार्मिक या प्रजातीय भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयवाद के क्षेत्र में वैचारिक दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है, जिसकी वजह से न बिना नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद भी अधूरा रहेगा। इसमें प्रथम है असंलग्नता की विदेश नीति और द्वितीय है पंचशील सिद्धांत, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो असंलग्नता जो है अगले जो पार्ट रहेगा हम असंलग्नता पढ़ेंगे और उससे अगला पार्ट जो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे नेहरू का पंचशील सिद्धांत। उसके बाद जो है ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है इस किताब में एक ही पार्ट बन जाएगा, वो है सुयोन्नत विकास एवं सशक्त भारत के निर्माण की आधारशिला में नेहरू की भूमिका। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें स्वस्थ।